So, hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो फाइनल रिवीजन फॉर यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2025 ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर रहेगा. इसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ रखे हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज Pollutants that are easily manageable and decomposable in nature are called as. जो पॉल्यूटेंट जो कि बड़े ही आसानी से मैनेज हो सकते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं नेचर में, उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास रहेंगे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रीन्यूएबल पॉल्यूटेंट्स आर नन ऑफ द अबव. अगर हम इसकी बात करें, पॉल्यूटेंट्स दैट आर मैनेजेबल एंड डिकम्पोज्ड इन नेचर आर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. ये जो होते हैं ईजिली क्या होते हैं, ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं नेचर में. These pollutants are broken down into simpler harmless substance by microorganisms like bacteria. जो बैक्टीरियाज होते हैं इनको डिकम्पोज करते हैं, या डिकम्पोजर्स, कुछ अदर जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इनको डिकम्पोज करते हैं, जिनमें हमारे डोमेस्टिक वेस्ट होता है, सीवेज होता है, सीवेज होते हैं, उसके बाद प्लांट मैटर होता है. ये सारे का सारा जो है क्या करते हैं, इसकी जो एग्जाम्पल है इनको डिकम्पोज कर देते हैं. ठीक जी. अब अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये एग्जाम्पल्स इसकी बात करेंगे तो कुछ एग्रीकल्चरल रेजिड्यू भी होते हैं. एग्रीकल्चरल रेजिड्यू जो कुछ वगैरह पराली वगैरह बच जाता है, उसके बाद पेपर है, कुछ वेजिटेबल स्टफ्स होते हैं, वेजिटेबल स्टफ होते हैं. ठीक है जी. ग्रीन वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है. ये सारे का सारा क्या होता है, पॉल्यूटेंट दैट आर इजीली मैनेज एंड डिकम्पोज्ड इन नेचर आर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज BOD स्टैंड फॉर. तो क्या है BOD स्टैंड फॉर? बायोटिक ऑक्सीडेशन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी. हमारा इसका आंसर रहेगा, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका आंसर रहेगा. ये क्वेश्चन काफी बार आया है. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, जिसको हम BOD कहते हैं. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिफर्स टू द अमाउंट. ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नीड टू ब्रेक डाउन, जो जरूरत होता है, नीड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर. जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या करते हैं, ब्रेक ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर सिंपलर ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो कि इसको सिंपलर फॉर्म में लाता है. BOD इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन वाटर. ये एक मेजर होता है जो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन के लिए होता है. ठीक है जी. ये क्वेश्चन पूछे हैं. अब हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल कैन लीड, अगर हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, दैट लीड टू द डिक्रीज डिजॉल्व. क्या करेगा, दैट लीड टू द डिक्रीज दिस क्या कहते हैं अपना, डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर में करेगा. फिर सोर्स कहाँ पे होते हैं, नेचुरल सोर्स जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के होते हैं, दैट आर इंक्लूड्स लीव्स, उसके बाद डेड प्लांट्स, एनिमल मैनर्स, ये वगैरह सारे इसमें आते हैं. ठीक है जी. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में. उसके बाद अगर बात करें, अगर
व्हाट डज हाई बायोलॉजिकल बीओडी डिमांड, जो हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या इंडिकेट करती है? वो ये इंडिकेट करेगी अ वाटर बॉडी इज हैवली पॉल्यूटेड विद ऑर्गेनिक वाटर। मतलब अगर बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई भी वाटर बॉडीज में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी, इट इंडिकेट दैट वाटर बॉडी इज हैवली पॉल्यूटेड विद ऑर्गेनिक मैटर के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्या होगी? पॉल्यूट होगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज काइटो प्रोटोकॉल? बहुत इंपॉर्टेंट है। काइटो प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट अमंग कंट्री टू टेक स्टेप फॉर रिड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग। इट इज एन एग्रीमेंट अमंग द कंट्री टू टेक स्टेप फॉर रिड्यूस एसिड रेन। उसके बाद ऑप्शन सी रहेगा फॉर प्लांटिंग ट्री टू कंट्रोल पॉल्यूशन आर कंट्रीज टू यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये किसके साथ एसोसिएट करता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो काइटो प्रोटोकॉल है, काइटो प्रोटोकॉल, वीना कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर जहाँ भी काइटो प्रोटोकॉल आएगी तो वो हमेशा ग्लोबल वार्मिंग के साथ रिलेट रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग जहां भी आपको दिखेगा आपने क्या करना है? वहां पे मार्क करना है। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। दैट इज ये एक ऐसा एग्रीमेंट है कंट्री के साथ जो कि एक स्टेप लेते हैं फॉर रिड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। ये एक काइटो प्रोटोकॉल में जो था हुआ था। सो एक जो काइटो प्रोटोकॉल है दैट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। क्या है? ये एक इंटरनेशनल क्या है? ट्रीटी है, जिसको हम संधि कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट कम अंडर द UNFCCC, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर आती है, जो कि एक लीगल टारगेट करती है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को कि वो जितना भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज का जो इमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेज का जो इमिशन है उसकी क्या जो है उसको रिड्यूस करें। तो इट्स एम्स टू रिड्यूस इमिशंस टू लेवल, मतलब बिलो द लेवल, जितना भी लेवल होगा उसको इसके लेवल से कम करना है। अब अगर ये हो गया काइटो प्रोटोकॉल, उसके बाद कुछ और चीज़ें हम अगर मुझे कुछ चीज़ें माइंड में आ जाए तो मैं आपको काइटो प्रोटोकॉल, ये जो काइटो प्रोटोकॉल था आई थिंक ये इसकी जो ट्रीटी साइन हुई थी 11 दिसंबर 1997 को हुई थी, और सिग्नेटरीज तब जो थी 84 कंट्रीज थी इसकी जो काइटो प्रोटोकॉल थी। तो ये सिग्नेटरीज साइन तब हुआ था। अगर हम काइटो प्रोटोकॉल की बात करें, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी विच एक्सटेंडेड ऑन 1992 में हुई थी। ठीक है ना, एक्सटेंडेड ये जो फ्रेमवर्क के ऊपर था। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैसेज? इनमें से ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं? ठीक है जी, तो मीथेन क्या ग्रीन हाउस गैसेज है? जिसको हम मीथेन जो हो गया, जिसको हम CH4 कहते हैं। मीथेन क्या होता है? CH4, मतलब C, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर CH4। उसके बाद वाटर वेपर क्या ग्रीन हाउसेज में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये ऑल ऑफ दी अबव। सो अगर बात करें ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेज में आते हैं तो ऑप्शन डी रहेगा। ये कभी कभी वाटर वेपर आपको लगेगा नहीं, ये तो नहीं आ सकता, लेकिन इसमें भी जब अगर ज़्यादा वाटर वेपर होगा तो इसमें भी काफ़ी सारी जो है गैसेज मिक्स हो जाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका आंसर रहेगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। जो हमारा ओजोन डे होता है वो कब ऑब्जर्व्ड होता है? ठीक है जी, तो क्या ये 3 जनवरी को होता है, 16 सितंबर को होता है, 10 नवंबर को होता है, या 26 मार्च को होता है? सो अगर हम इसकी बात करें इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। ये क्या है जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार का जो 2020 का होगा आई थिंक ट्यूसडे को होगा, 16 सितंबर को। ठीक है जी,
तो अगर हम बात करें इसकी, द थीम ऑफ ओजोन डे इन 16 सितंबर 2025, क्योंकि थीम पे क्वेश्चन आता है तो इसकी थीम क्या रहेगी ये भी पता होना चाहिए। इसकी थीम जो है फिलहाल की जो है अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब इसका कुछ मतलब उन्होंने बताया नहीं है। वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है जी। तो ये थीम्स के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी रिलीज़ हो जाएगी ये वाली इसकी थीम। तो अब अगर हम बात करें व्हाई ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है जी, व्हाई ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये? इसलिए वर्ल्ड ओजोन डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि ताकि जितनी भी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था इन 1997 में, इन्होंने ये बोला था कि दिस डे रिमाइंडेड एज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ओजोन लेयर, जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अवेयरनेस कैंप्स वगैरह वो चलते हैं, इसमें बताया जाता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ, अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ, तो किसका ग्रुप होता है पॉपुलेशन? तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, इंडिविजुअल इन अ फैमिली को पॉपुलेशन कहते हैं, इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज को कहते हैं, कम्युनिटीज इन एन इकोसिस्टम कहते हैं, या स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है जी। अब हमने बताना है पॉपुलेशन क्या ग्रुप होता है। क्या? अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ, सो पॉपुलेशन क्या होता है इसका रहेगा, आपने इसको पास करके खुद आंसर देना, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज। इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, याद रखें। सो अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट अ सेम टाइम, सेम एरिया एट अ सेम टाइम, इसमें ये जो रहती हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद अगर हम बात करें तो सेम स्पीशीज, सेम एरिया, इंटरब्रीडिंग के लिए ये सब होते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये बहुत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है जी। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन क्या होता है? मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन फ्यूचर नीड, प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड एंड द एबिलिटी ऑफ द अर्थ टू प्रोवाइड रिसोर्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, तो सीधी सीधी बात है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट मतलब हमें जो आज की जो ज़रूरत है वो भी होगी। ये ऐसा नहीं है कि हम जो हमारा फ्यूचर जो ये एसेट्स हैं, ये जो चीज़ें ये ख़त्म हो जाएं। प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग ये भी है, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, तो इसका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। अब यही बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आपको पूछे जाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी पूछे जाएंगे आपको। तो अगर हम बात करें एजेंडा 2023 की, ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ये जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको आएंगे। तो जो हमारे पास है 2023 एजेंडा, याद रखेंगे, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसमें कितने टोटल गोल हैं? दैट इज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन ने, जो मेंबर्स ने ये जो किया था, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2015 को किया था। इसका आपको अलग से भी प्ले लिस्ट में नीचे जाके कहीं पे एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। तो इसमें क्या था, 17 सस्टेनेबल गोल थे हमारे, ठीक है ना, 17 सस्टेनेबल गोल थे, वो जो हमने क्या करने थे, अपने इसमें करने थे। अब अगर बात करें तो एक हमारे पास आ जाता है, अगर गोल 1 की बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। क्या था? नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। दूसरे नंबर का गोल हमारा क्या था? ये करना था ज़ीरो हंगर, ज़ीरो हंगर, ये करना था। उसके बाद थर्ड नंबर का गोल हमारा सस्टेनेबल में आता था, पता है क्या?
गुड हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये आता था। उसके बाद अगर फोर्थ गोल की बात करें तो फोर्थ गोल हमारा आता था क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जिसका आजकल के टाइम पे जनाजा निकला हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ गोल हमारा क्या है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी होता है। उसके बाद फिफ्थ के बाद हमारे पास सिक्स गोल आ जाएगा। सिक्स गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सिक्स हो गया। सेवंथ गोल हमारे पास था आई थिंक एफोर्डेबल, कुछ एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ही है, ठीक है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ही है। उसके बाद एट्थ गोल हमारे पास क्या था, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक गोल, क्या था, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ था, ये हमारा था कौन सा, एट हो गया। अब अगर नाइन्थ गोल की बात करें तो नाइन्थ गोल था इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेंथ गोल हमारे पास था रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, हाँ वही था, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, क्योंकि मैंने ये एक मिनोमी के साथ याद किया था तो इसलिए मुझे आज तक ये जो गोल है ये सारे का सारा याद है, मतलब 17 के 17 ही याद है। वो अगर आप उस वीडियो लेक्चर में जाके देखेंगे तो आपको ईजिली से आप उसको क्या कर पाएंगे, जो है वो याद कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मिनोमिक से ये आप इतने 17 के 17 थोड़ी याद रहते हैं हर एक बंदे को, ठीक है जी। अब आ गया टेंथ। उसके बाद 11th गोल क्या था, 11th गोल क्या था, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज था। उसके बाद हमारे पास अब इसका पता भी होना चाहिए इसके लिए क्या था, ये सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव सेफ रेलिसेंट एंड सस्टेनेबल, ये क्या, इसकी एक्सप्लेनेशन भी पता होनी चाहिए। फिर अगर 12th गोल की बात करें तो ये क्या था, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन फिर ये 11 हो गया, 12 हो गया, फिर ये 13 आ जाएगा। अब ये क्या, एनर्जी को जो कंज्यूम करना। फिर उसके बाद 13 पे आ जाता है हमारा क्लाइमेट एक्शन आ जाता है। उसके बाद मतलब ये वो है कि जो भी एक्शन है कम्बेट करना है क्लाइमेटिक चेंज और उसका जितना भी इम्पैक्ट है हमारे आजकल में, तो ये सारा बर्निंग है। फिर उसके बाद 14 आ जाता है आई थिंक लाइफ बिलो वाटर, ये आ जाता है क्योंकि कंजर्व करना है जितना भी ओशन है और मैरीन इकोसिस्टम है। उसके बाद 15th गोल हमारे पास 15 आ जाएगा, ये लाइफ बिलो लैंड है और वो लाइफ ऑन लैंड है, ये आ सकता है क्योंकि जितना भी इकोसिस्टम है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उनको बचाना है। फिर 16 हमारे पास क्या था, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और जो 17 गोल था हमारा वो क्या था, पार्टनरशिप गोल, ये क्या था, पार्टनरशिप फॉर द गोल, ये था जिसमें स्ट्रेंथ करना था हमने जितना भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती है और रिवर्टलाइजेशन होती है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारे के सारे 17 जो गोल हैं ये आपको पता होने चाहिए। वो पूछ लेगा एग्जामिनर, बताएं जी 5th नंबर का गोल कौन सा है, 12th नंबर का गोल कौन सा है, 10th नंबर का गोल कौन सा है, ये 3-4 पूछ के इनकी स्टेटमेंट पूछेगा, एक बीच में गलत बता देगा, उसको ऑर्डर आउट करना है। तो ये ऐसे ऐसे एग्जामिनर इन चीज़ों को फ्रेम करके आपको पूछ लेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, जो एनर्जी फ्लो है वो इकोसिस्टम में वो क्या है, बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है या ऑल राउंड है, ठीक है जी। एनर्जी फ्लो जो होता है हमारा इसमें ये कैसे होता है, तो अगर हम बात करें एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज योर ऑप्शन बी, दैट इज यूनिडायरेक्शनल होता है। ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब क्या है, एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम इज द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक से जाएगा दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, वही प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाएगा, एंड अल्टीमेटली टू द
डिकम्पोज, प्रोड्यूसर से कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर से जो वेस्ट होगा वो ये डिकम्पोज जाके करता है। सो दिस प्रोसेस स्टार्ट विद द सन, सन से होता है, सन पहले कैप्चर करेगी, सन से सन होगा जिसे जो प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, एनर्जी कैप्चर करेंगे, तो सोलर एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन वो पास करेंगे एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म जो उसके ऊपर फीड करेंगे या उनके ऊपर जिनकी इंट्रैक्शन होती है। तो ये होता है, फिर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर, ये सारे होते हैं। सो एनर्जी फ्लो इन ओनली अ वन डायरेक्शन, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, जिसको हम कहते हैं, फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर एंड फाइनली टू द डीकम्पोजर के पास आता है। सो एनर्जी इज नॉट रिसाइकल बैक टू द सन, अब वही जाके वो सन के ऊपर बैक नहीं होती। और आपने यहाँ पे एक पढ़ा होगा 10% रूल, तो वो 10% रूल भी आता है। सो ऑन एन एवरेज ओनली 10% ऑफ एनर्जी एट वन ट्रैफिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट। अगर यहाँ पे आएगी, यहाँ से प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डीकम्पोज, यहाँ से यहाँ 10 आएगी, यहाँ से यहाँ 10 जाएगी, तो विद द नेक्स्ट विद इज जो वन ट्रैफिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट विद रेस्ट द बीइंग लॉस्ट एज अ हीट, जो हीट से वो लॉस्ट हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम क्या, अपना यूनिडायरेक्शन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द अपराइट पैरामीड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, जो अपराइट पैरामीड होता है वो किसमें एब्सेंट होता है, ठीक है जी, किसमें एब्सेंट होता है, लेक, पॉन्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। सो ये आपने इकोलॉजिकल पैरामीड मैंने पहले लेक्चर में बताया था, तो इसका डी रहेगा, दैट इज फॉरेस्ट में जो होता है अपराइट वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक जी। अगर नंबर ऑफ द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर आर एब्सेंट इन ग्रासलैंड में भी होते हैं, एक्वेटिक में भी होते हैं, इकोसिस्टम में, तो इट इज एब्सेंट इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, याद रखेंगे। बाकी आपको पैरामीड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, ये तो मैंने सारी चीज़ें करवा दी हुई हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज द फाइनल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज, जो फाइनल कम्युनिटी होती है उसको क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कहते हैं, पॉइनर कहते हैं, सीर कहते हैं, या कर्निवोर कहते हैं। कर्निवोर तो बाहर चला गया सीधा सीधा। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है दैट इज द final and the stable community that represents the most stable and self-perpetuating phase of the succession. Perpetuating phase of the succession where the species composition structure has reached an equilibrium level, जो कि equilibrium level पे आता है with the physical movement, जितना भी इसमें आता है। अब ecological succession तो आई थिंक मैंने अभी उसके ऊपर ज़्यादा इतनी चर्चा नहीं की थी क्योंकि कोई क्वेश्चन ही नहीं ऐसा आया। तो ये इकोलॉजिकल जो सक्सेशन होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये क्या होता है, आपने पढ़े होंगे वहाँ पे एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, फिर इसकी काफ़ी सारी टाइप भी रहती हैं, ठीक है जी, सक्सेशन की। अगर हम बात करें इसके टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक तो आगे प्राइमरी, एक आगे सेकेंडरी, फिर एलोजेनिक सक्सेशन होता है, साइक्लिक सक्सेशन होता है, काफ़ी सारे सक्सेशन होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन पे ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सो विद दिस आई हैव टू बी सम ऑफ दिस लेक्चर। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।